Hello guys, welcome in the Indian polity classes of the Ruchika tutorials. So here I am again with my new video, that is the fundamental duty. Duties मतलब मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों में फ़र्क होता है। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। और मेरा ये वीडियो स्पेशली आज फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मौलिक कर्तव्यों पे है। मौलिक अधिकारों पे मेरा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ मेरे वीडियोस में जाकर के इंडियन पॉलिटी का बना हुआ है, उसमें जाकर आप देखिए, उसमें आपको फंडामेंटल राइट्स के पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। सो नाउ वी स्टार्ट विथ दिस वीडियो दैट इज़ अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मौलिक कर्तव्य। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनिशियली जब हमारा संविधान बन के इम्प्लीमेंट हो गया था 1950 में, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ नामक कोई भी कंसेप्ट हमारे संविधान में नहीं था। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी और उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि नागरिकों को भी अपने कुछ कर्तव्य होने चाहिए। एज ए भारत के नागरिक, एज ए इंडियन सिटीजन, दे हैव टू फुलफिल सम ड्यूटीज़। और उनकी ही रिकमेंडेशन पे 42 संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, और उसमें 10 मौलिक जो कर्तव्य हैं उसे भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। तो जब इनको अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया तो हम पार्ट 4 में इनकी बात करते हैं। पार्ट 4 मतलब हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों में, और आर्टिकल 51A स्पेशली बनाया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। आज तक टिल नाउ इसके अंदर केवल एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है और वो हुआ 86 अमेंडमेंट 2002 में, जिसके अंदर इसमें एक और मौलिक ड्यूटी, एक और फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ी गई। तो इनिशियली जब पहली बार फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था तो उसमें 10 थी, और फिर एक संविधान संशोधन के द्वारा एक ड्यूटी को और जोड़ा गया। नाउ एट प्रेजेंट हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और उन ड्यूटीज़ को फॉलो करना हर एक इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, मतलब उनको करना ही चाहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट हमने रशिया से लिया था, बिकॉज वो वहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं। और अगर आपको पता हो तो ब्रिटेन वगैरह के जापान के अंदर या चाइना के अंदर भी मौलिक कर्तव्यों की बात होती है, लेकिन बेसिकली हमने रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट लिया था। सो अगर हम देखें कि कौन सी वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो नाउ सी, पहला कह रहा है कि आपको अपने संविधान को रेस्पेक्ट करना चाहिए, अपने संविधान को फॉलो करना चाहिए, उसके आइडल्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, और जो भी हमारे संविधान के सिंबल हैं, जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें उन सब का रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए कि जो हमारे संविधान के इन चीज़ों के खिलाफ हो। जैसे आपको पता है हम 26 जनवरी को सब लोग फ्लैग्स लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे वो फ्लैग रोड पे गिरे हुए होते हैं, तो वो एक तरह से हम अपनी ड्यूटीज़ को पे नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो हमारा नेशनल फ्लैग है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया की डिग्निटी है उसके अंदर। इफ़ यू मूव अहेड, हमें वो सब नोबल आइडियाज़ जिन्होंने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया था उनको फॉलो करना चाहिए। दैट इज़ द नॉन वायलेंस, दैट सत्य, अहिंसा, वो सब नोबल आइडियाज़ जिसमें नेशनल फ्रीडम फाइटर जो फॉलो कर रहे थे, हमें उसको मानना चाहिए। फिर हमें अपनी कंट्री की सोवर्जिनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी मतलब एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। फिर अगर ज़रूरत पड़े तो जब नेशनल सर्विस की, वो कब पड़ेगी, सपोज़ या तो इंटरनल कंडीशंस ख़राब हो गई या हमारे पर आउटर अटैक हो गया, तो जब भी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है एज ए नागरिक कि हमें नेशनल कॉल कर रहा है, नेशनल सर्विस के लिए कॉल किया जा रहा है, तो हमें उस समय अपनी कंट्री का सोचना चाहिए, अपने पर्सनल मैटर का नहीं सोचना चाहिए। नाउ द फिफ्थ बात करता है कि हमें हारमोनी मतलब भाईचारा, प्रेम को फैलाना चाहिए सब पीपल्स के अंदर, भले वो किसी भी रिलीजन के हों, कोई भी लैंग्वेज के हों या कोई भी क्षेत्र के हों, और साथ में हमें वुमन की डिग्निटी को भी मेंटेन करना चाहिए। नाउ सिक्स बात कर रहे हैं द वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ, जो हमारा इतना रिच कल्चर है, जो हमारा इतना इतिहास है, उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए और उसकी हमें वैल्यू रखनी चाहिए। नाउ द 7 फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमें क्या करना चाहिए, जो भी नेशनल एनवायरनमेंट है, जैसे फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं या वाइल्ड लाइफ हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जितने भी वाइल्ड सेंचुरीज़ हैं, जो भी एनिमल्स जो प्रेशियस हैं हमारे इंडिया में, जो नेचुरल रिजॉर्ट्स के अंदर नेचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सर्वाइव कर रहे हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए।
हमें अपने अंदर साइंटिफिक नॉलेज को, ह्यूमैनिज्म मतलब मानवता को, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को, रिफॉर्म को मतलब बदलाव को डेवलप करना चाहिए। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जैसे हम जनरली क्या करते हैं, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं हम जाते हैं और उस पर कहीं कुछ दिल का टैग बनाए आते हैं, कुछ नाम लिखे आते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर लिखे आते हैं कि ऐसी निशानी कि दोबारा आएंगे तो हम यहाँ रिकॉल करेंगे। तो वो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो हमारी सब कल्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारी खुद की प्रॉपर्टीज़ नहीं, कल्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर हमें इंडिविजुअल और कलेक्टिव ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिसके अंदर कंट्री के अंदर अचीवमेंट्स आए, मतलब कंट्री का नाम इंटरनेशनल लेवल पर इंक्रीज हो, और वो हम भले अकेले करें या भले हम किसी के साथ ग्रुप में मिलकर करें। इसके अलावा ये तो हमारे हुई 10 ड्यूटी, और जो 11 ड्यूटी जो जोड़ी गई थी 86 संविधान संशोधन 2002 में, उसमें ये एक ड्यूटी जुड़ी है कि हमें अपने बच्चों को जो कि 6 से 14 ईयर्स के बीच में हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। चूँकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जुड़े हुई होती हैं किससे, हर एक व्यक्ति के मौलिक कर्तव्य से। तो जितनी भी ड्यूटीज़ मैंने आज डिस्कस करी भी आप लोगों के सामने, वो सब प्रत्येक भारत के नागरिक को फॉलो करनी चाहिए। इसलिए एज अ पेरेंट या एज अ संरक्षण होने के नाते हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को जो 6 से 14 साल की एज के अंदर है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे। फ्री एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं वो हमारे मौलिक अधिकारों में भी आते हैं, वो मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ दिए गए, और वो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भी होता है कि राज्य ऐसी नीतियाँ प्रोवाइड करे कि लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। बिकॉज एनी हाउ जब तक हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट इंक्रीज नहीं होगा, हम खुद को प्रॉस्परस या खुद को डेवलप नेशन के अंदर काउंट नहीं कर सकते। तो ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई जो प्रत्येक भारत के नागरिक को फॉलो करनी है, अपने अंदर माननी है। अब फंडामेंटल राइट्स हम देखें और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या कंपैरिजन करें तो क्या डिफरेंस आएगा। तो पहला कि फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं अनुच्छेद भाग 3 के अंदर। भाग 3 के अंदर बात होती है फंडामेंटल राइट्स की, आर्टिकल्स 12 से लेके 35 तक। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए, समझ गए। और ये सब बात करते हैं ह्यूमन राइट्स को, जो कि एज अ भारत के नागरिक होने के लिए वो राइट्स जो हर एक भारतीय को मिलने चाहिए। इनका अगर एनफोर्समेंट होता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखते हैं, बिकॉज अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो उसके अगेंस्ट रिट सुप्रीम कोर्ट में जारी होती है। अगेन ये पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं और ये अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है ना। अब ये हो गई फंडामेंटल राइट्स। ये इसलिए मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर बिकॉज कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो आपसे डिफ्रेंशिएट बिटवीन पूछ लेते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4, अनुच्छेद 51 और वहाँ अनुच्छेद 12 से 35 था। ये कंसेप्ट हमने यूएसएसआर से लिया, फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट यूएसए से लिया। फिर ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, मतलब हर एक नागरिक की मौलिक उत्तरदायित्व में आता है कि वो इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करे। इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जाता, बिकॉज ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में आती है। हम ये कर्तव्य हमारा है, ये पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल नेचर में है और ये एब्सोल्यूट है। तो ये कुछ डिफ्रेंशिएट बिटवीन थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स में। अब ऐसी क्या ज़रूरत आ गई थी कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट इंक्लूड करना पड़ा, बिकॉज नाउ डे द कंडीशन आर चेंजिंग। 1950 के बाद से टिल हम देखें 76 तक ही 2 डिकेड्स के अंदर कंडीशन बहुत चेंज हो गई थी और सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट संविधान के अंदर इंक्लूड किया, ताकि सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल बने, उनको समझ में आए कि उनको अपनी नेशनल प्रॉपर्टी का, नेशनल साइन का, नेशनल एल्बम का, नेशनल फ्लैग का, जो भी वाइल्ड सेंचुरीज़ वगैरह हैं जिसमें वाइल्ड रिजर्वर्स हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्वर्स हैं, उन सब का ध्यान रखना हमारे नैतिक कर्तव्य में आता है। तो अगर हम उस अपने नैतिक कर्तव्यों को समझेंगे तो हम उसको फॉलो करेंगे। जैसे हर एक घर के अंदर अपनी ड्यूटीज़ बनी हुई होती हैं और उस ड्यूटीज़ को हर कोई ओबेडेंटली फॉलो करता है, तो इसी तरह एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये ड्यूटीज़ हमें फॉलो करनी है।
इसके अलावा एक बैलेंस बनाएगा सिटीजन्स की डिमांड और सिविल सोसाइटी के बीच में, बिकॉज अब ज़रूरत क्या है कि हम अपने सिटीजन्स को एजुकेट करें, अपडेट करें, ताकि वो अपनी सोशल और सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकें। और दूसरा, इन लोगों के अंदर, सिटीजन्स के अंदर क्या आएगा, एक डिसिप्लिन और कमिटमेंट आएगा, एक डिसिप्लिन वे ऑफ लिविंग भी आएगी और कमिटमेंट भी आएगा कि उनको कैसे जीना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था, और ये इंक्लूड करने से हमारे अंदर जैसे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है कि हमारा कर्तव्य है कि हमें ये काम करना है। होप फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने व्यूज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।